नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या को सुलझाने के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हो और आप लीगल हेल्पलाइन तरीके एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हो, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानून में पड़ती है वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनी नहीं गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर यह कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। आज हम लीगल हेल्पलाइन में बात करेंगे कि खरीदारी से जुड़े जो दस्तावेज हैं उनसे जुड़े क्या कुछ यहाँ पर कानूनी प्रावधान हैं, और इस मुद्दे पर अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रॉपर्टी की खरीदारी के दस्तावेजों की वैधता संबंधी कानूनी प्रावधान क्या कुछ हैं, किस प्रॉपर्टी के लिए कौन सा दस्तावेज, कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए, उनको कैसे रजिस्टर्ड कराना चाहिए, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर उनसे जुड़े जो दस्तावेज हैं उनसे जुड़े कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और इसी जो आज का मुद्दा है हमारा कि प्रॉपर्टी खरीदारी से जुड़े कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कैसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इन मुद्दों पर जनता के सवालों का जवाब देने के लिए और समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश लाठीग्रा जी, अधिवक्ता हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, इसी मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि जो बात आज हम कर रहे हैं कि कोई खरीदारी हम करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उससे जुड़े क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए, किस तरह से रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्या ज़रूरी होते हैं, तो सबसे पहले इसके कानूनी प्रावधान जानना चाहिए। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें खरीदार का बहुत ही अपना जिंदगी भर की उसकी कमाई लगी होती है, हार्ड एंड मनी उसकी लगी होती है। लेकिन कई बार कानूनी जानकारी ना होने की वजह से और लीगल डॉक्यूमेंट पे जानकारी ना होने की वजह से वो कुछ ऐसे लीगल डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर प्रोविजंस के हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो राइट, टाइटल, इंटरेस्ट और पोजीशन आपको दिलाता है खरीदार को, वो एक दस्तावेज है, वो है कन्वेंस डीड या सेल डीड जिसे कहते हैं। आम भाषा में उसको सेल डीड कहा जाता है, या उसको वो बुक 1 का डॉक्यूमेंट होता है। उसके रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्रॉपर्टी एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाती है, वो ट्रांसफ़र होती है लीगली। अदरवाइज इसके अलावा आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो सेल परचेज की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। इस तरह के दस्तावेजों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट के अंदर सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर इसको, इन सारे डॉक्यूमेंट को, पावर अटॉर्नी हो, चाहे एग्रीमेंट हो, चाहे वसीयत के द्वारा ट्रांसफ़र की गई प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल मतलब एक बेचने और खरीदार के बीच में रिलेशन जो बनाने के लिए डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, तो उनको अवैध माना गया है। उन डॉक्यूमेंट से कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं होता प्रॉपर्टी का। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जो बात यहाँ पर हो रही है, एक बार फिर हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की वैधता संबंधी जो कानूनी प्रावधान अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरी होते हैं और किन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड कराना होता है, कैसे कराना होता है जी, ये जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब सर, सबसे बड़ी बात पर यहाँ पर आते हैं कि कई लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाए जाएँ, कैसे रजिस्टर्ड होने किया जाए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक यास्मीन हमारे साथ अगले एक दर्शक जुड़ चुके हैं इस वक्त। यास्मीन जी, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? अपना सवाल रखिए, स्वागत है आपका। नाम आ रहा मेरा। यास्मीन जी, अपनी बात कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं ये इसकी जानकारी लेने के लिए फोन किया है मैंने। मुझे लोन के बारे में कुछ पता चला है आपका जी।
सर मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे लोन देना है सर, मतलब बैंक से। आपको लोन लेना है बैंक से? जी, जी। मेरा कड़ी का मकान है। हाँ, चलिए, शायद इनका यही सवाल था कि इनको लोन लेना है और इनका मकान भी है, और क्या दस्तावेज यहाँ पर लगाए जा सकते हैं? इनको अगर अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेना है तो इनके पास पक्की रजिस्ट्री होनी चाहिए, जो पहली कंडीशन होती है हर एक बैंक की, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जो कि इनका पक्का दस्तावेज होता है ओनरशिप का। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर ये लोन ले सकते हैं। उसमें इनका दस्तावेज कोलेट्रल सिक्योरिटी हो जाता है बैंक के पास, और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में इनको लोन दिया जाता है प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके। उसमें इनको कम ब्याज पे मिलता है। अदरवाइज एक दूसरा तरीका होता है जिससे बैंक वगैरह लोन देते हैं, वो डॉक्यूमेंट को आपको एक सिक्योरिटी की तरह अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उसमें ब्याज दर ज़्यादा होती है। जो कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है उसमें ब्याज दर कम होती है बैंक की, और उसमें इनको मिल सकता है लोन, बशर्त कि डॉक्यूमेंट आपका सेल डीड पक्का दस्तावेज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिला होगा। यास्मीन जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे बड़ी बात, ज़रूरत क्यों इनकी पड़ती है, क्यों ये ज़रूरी होते हैं? जी, इसमें ऐसा होता है कि जब कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, जो कि बुक 1 के अंदर होता है। अच्छा। पक्की रजिस्ट्री सेल डीड हो गई, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे वो रेलिंग्विशमेंट डीड हो, चाहे वो पार्टीशन डीड हो, ये प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है, उसके बाद ये रजिस्टर्ड होते हैं। सारे जो डॉक्यूमेंट्स करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले या बेनिफिशियरी पेश होते हैं, वहाँ पर एक प्रक्रिया है इनकी, वो बुक 1 में रजिस्टर्ड होते हैं। जब ये बुक 1 में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इन दस्तावेजों की कानूनी मान्यता हो जाती है, इनका रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये रहती है कि अगर मान लीजिए आपका दस्तावेज गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है, नहीं भी मिलता, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है, तब भी इसका रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है। आप जाके वहां से सर्टिफाइड कॉपी लेके उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आपका वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है। ठीक है सर, इसमें आमतौर पर कैसे केस देखे गए हैं? जैसे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड कराना बेहद जरूरी होता है, ये जैसा कि आपने बताया, और ये भी कहा कि जो प्रॉपर्टी खरीदारी में होता है, ज्यादातर इसमें ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं जहाँ धोखाधड़ी हो जाती है। तो आमतौर पर किस तरह के केस यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं दस्तावेजों से जुड़े हुए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इसमें दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 70 से 80% प्रॉपर्टीज जनरल पावर अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और एफिडेविट इस तरह के दस्तावेजों पे बिकी हुई है। पहले वो खेती की जमीन थी, काट काट के लोगों ने प्लॉट बेच दिए, उसको उन्होंने प्रॉपर उसका लीगल वैलिडिटी उस प्रॉपर्टी की नहीं बनाई, सिर्फ एक पावर अटॉर्नी के बेसिस पे वो उस पर काबिज हो गए, मालिकाना हक अपना जताने लगे। लेकिन उसमें क्या होता था कि कई बार एक आदमी ने वो पावर अटॉर्नी पे खरीदी है, दूसरा आदमी भी वो उसी के नाम में बेच के पावर अटॉर्नी चला गया प्रॉपर्टी का मालिक, तो दो तीन आदमी एक ही प्रॉपर्टी पे हक जताने लगे। अच्छा। उसमें कोर्ट में जाते हैं, सालों साल मुकदमे चलते हैं इनके, उसका कोई नतीजा निकलता है, क्योंकि तीन इस तरह की चीटिंग्स और फ्रॉड बहुत हुए हैं। लोगों का पैसा जो उनकी जिंदगी भर की पूंजी होती है वो इसमें फंस जाती है और उनको नतीजा कुछ नहीं निकलता, जो कब्जे में बैठा होता है वही कब्जे में बैठा। ठीक है, इस पर और हम तफसील से और विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद से एक दर्शक बबलू जुड़ चुके हैं। बबलू जी, स्वागत है आपका। किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? सवाल पूछिए। सर, मैं बबलू मिश्रा बोल रहा हूँ। कहिए मिश्रा जी। सर, हमारी एक 13 साल की बच्ची थी। हाँ। उसे जो है कुछ लोगों ने गायब कर दिया, लड़की को। हाँ। सर, अभी पुलिस केस तो हो गया, 3 महीने बाद पुलिस ने FIR लिखा था। हाँ। अभी जो भी आईओ जांच करने जाते थे, हमें 10 लाख, 5 लाख, 40 लाख रुपया तक हमें देने का अभी भी कह रहे हैं, जबरदस्ती। ये पुलिस वाले कह रहे हैं? वो लोग पुलिस वाले हमसे चाहे कि 10 लाख रुपया ले पूरा हो जाए। अच्छा सर, यहाँ के नितिन तिवारी SSP जी थे, प्रीतम सिंह दरोगा थे और ये सनत मिश्रा, इन तीनों ने हमसे हमारे घर पे रिश्तेदारी में हर जगह पैसे के लिए कहे। अच्छा। तो सर जी, हमने पैसे से लेने से इनकार कर दिया। अभी हमारी लड़की अभी तक नहीं मिली है। पुलिस ने जो है सारा उन्हीं के फेवर में कोर्ट में चार्जशीट लगा दिया है। 13 महीने हो चुके हैं आपकी बेटी को लापता हुए? 4.5 साल हो गए सर। 4.5 साल हो चुके हैं? जी सर, साहब हम गरीब आदमी, बहुत हमारी चाय की दुकान है साहब, 4.5 साल से हम दौड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप ये जी आप पूरी मदद आपकी की जाएगी। सर
बहुत बड़ा मामला ये बड़ा मामला है इनका। इनकी बेटी गुम हो गई है और इतने सालों से नहीं मिली। ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। गुमशुदगी का मामला है पहली नज़र में ये। और अगर इस तरह का इन्होंने रिपोर्ट करी होगी, वहाँ पर हो सकता है कि एक नीचे लेवल के ऊपर इनकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से ना हो, तो इनको चाहिए कि ये ऊपर हायर लेवल पे, हायर अथॉरिटीज पे जाते रहे, अपनी बात अधिकारियों की भी बात कर रहे थे कि अधिकारियों भी यहाँ पर उनकी शिकायत कर सकते हैं। अधिकारियों की शिकायत हो सकती है, जो प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहा, आपके मन मुताबिक आपको लग रहा है कि इसमें कोई धांधली हो रही है या किसी को बचाया जा रहा है, असली मुलजिम को बचाने के लिए कुछ मैनिपुलेशंस की जा रही है और कोर्ट के अंदर एफआईआर लगा के, फाइनल रिपोर्ट लगा के आपका केस बंद किया जा रहा है, तो इसके अंदर आप ऊपर अधिकारियों पे जाइए, कोर्ट के अंदर जाके कोर्ट के समक्ष आप उस एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट अगर उन्होंने क्लोजर की कोई लगाई है जिसमें कोई एक्शन ना लिया जाए, तो इस तरह के आपके पास पूरे कानूनी लीगल प्रोविजंस हैं जिसके तहत आप जा सकते हैं। आपको मुफ्त कानूनी सलाह मिलेगी। आप वहाँ जाइए, वहाँ पर कानूनी लीगल एड सेल बने हुए हैं, वहाँ पर आप उनकी मदद लीजिए और आपका सुनवाई होगी वहाँ पर। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए बबलू जी, अपनी बात रखने के लिए। सर, डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात कर रहे थे और ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। और मैं अब यही जानना चाहूँगा आपसे कि जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिर इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रजिस्टर्ड कैसे किया जाता है इन्हें, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है, तो वो प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस ये होता है कि आप दो पार्टीज होती हैं, खरीदार होता है, बेचने वाला होता है। इन दो जनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रही है, एक प्रॉपर्टी दूसरे आदमी के पास जा रही है, वो पैसा दे रहा है, उस प्रॉपर्टी के एवज में सेल कंसिडरेशन अमाउंट दे रहा है, उसके एवज में वो प्रॉपर्टी बेची जा रही है। तो रजिस्ट्रार में जाते हैं। रजिस्ट्रार में कुछ कैटेगरीज हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 तक। जो बुक 1 में होता है वो होती है सेल डीड रजिस्टर्ड होती है, या मैंने जैसे पहले बताया कि प्रॉपर्टी में आप गिफ्ट डीड भी कर सकते हैं जो विदाउट कंसिडरेशन होती है, अपने घरेलू कोई किसी को वैसे अपना लव एंड अफेक्शन में दे रहा है। पार्टीशन डीड होती है। जो जहाँ तक सेल डीड का सवाल है, जिसमें आप प्रॉपर्टी संपत्ति परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके अंदर आप रजिस्टर कराइए सब रजिस्ट्रार के पास, वो बुक 1 में रजिस्टर्ड होगा। बुक 1 का मतलब ये होता है, मोटे मोटे तौर पे अगर हम उसको सिंपल भाषा में कहें, एक आम भाषा में कहें, तो वो होता है कि जो डॉक्यूमेंट सरकारी दस्तावेज सरकार की नॉलेज में रहता है, सरकारी रजिस्टर रिकॉर्ड में रहता है, और उसको कोई इतनी जल्दी ना कैंसिल कर सकता, ना चैलेंज कर सकता, उसको कोर्ट में पूरी मान्यता है। कोर्ट अगर कोई आपका झगड़ा पड़ता है किसी भी तरह का, तो आप ही की बात सुनी जाएगी, दूसरे की किसी की नहीं सुनी जाएगी। बुक 2 के अंदर होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट रिफ्यूज हो गया तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। बुक 2 के अंदर रिफ्यूजल का रिकॉर्ड होता है, दस्तावेज किसी वजह से रजिस्ट्रार मना कर देता है, उसका रिकॉर्ड होता है। बुक 3 के अंदर क्या होता है, बुक 3 के अंदर वसीयतें रजिस्टर्ड की जाती हैं। जो वसीयत रजिस्टर्ड होती है वो बुक 3 में होती है। और बुक 4 के अंदर होते हैं आम दूसरे जो दस्तावेज, जैसे जीपी हो गया, इंडेमनिटी बॉन्ड हो गया, स्पेशल पावर अटॉर्नी हो गई, जो जिसमें कि आपको एक प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलता, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक पर्पज से या किसी दूसरे पर्पज से, जनरल पर्पज से भी कोई डॉक्यूमेंट किसी दूसरे के लिए टाइमिंग बनाता है। ये डॉक्यूमेंट बनाने वाला किसी भी स्टेज पे कैंसिल भी कर सकता है। और किन खरीदारी पर, किन सारी चीज़ों पर, जैसे कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किसी भी खरीदारी पर, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हो या फिर किसी और चीज़ की खरीदारी हो, सब में ये ऐसा कंपलसरी है? नहीं, सब में ज़्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर होता है। जो मूवेबल चीज़ें होती हैं जिसके लिए वो होते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक आपसी दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है या कोई एग्रीमेंट हो सकता है दोनों का। उन डॉक्यूमेंट्स के लिए भी प्रावधान है, लेकिन वो प्रोविजंस इस तरह के नहीं है जो प्रॉपर्टी से, जो परपेचुअल, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, स्थायी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके प्रोविजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो प्रॉपर्टीज जो आप दूसरे करते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, रजिस्टर्ड होता है, वो एक दो आदमियों के बीच में सहमति होती है किसी चीज़ के ऊपर, उसलिए बनाया जाता है। चलिए ठीक है, राजेश हमारे साथ मुरादाबाद से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपना सवाल, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, ये है कि जैसे औरत तलाक ले एक्स पार्टी, तो क्या खर्चा ले सकती है? राजेश जी, एक बार फिर से आप अपना सवाल रखिए, मैं आपकी बात को सुन नहीं पाया। हाँ सर, ये है कि औरत जो है, जो पत्नी है जी, एक्स पार्टी तलाक ले देती है, एक्स पार्टी एक तरफा, तो क्या खर्चे की हकदार है? ठीक है, मैं जान लेता हूँ। इनका ये कहना है कि अगर पत्नी एक तरफा तलाक ले ले तो क्या वो खर्चे की हकदार है? उसमें ये बारीकी देखी जाती है, वो एक्स पार्टी किन प्रोविजन, किन परिस्थितियों में हुई, इनको नोटिस गया हस्बैंड को और वो जानबूझकर पेश नहीं हुए, तो हस्बैंड एक्स पार्टी हो गए, वो तलाक मिला, वो तलाक इनका वैलिड है। जो जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, मेंटेनेंस एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ होती है। मेंटेनेंस लेने के लिए उसके पास कानूनी हक है, अपना राइट है, वो लीगल प्रोसीजर से मेंटेनेंस ले सकती है आपसे।
और जहाँ तक आपका तलाक का विषय है, आप जान के पेश नहीं हुए, अपनी बात आपने जान के वहाँ नहीं कही, वो एक्स पार्टी हुए आप, तो वो एक्स पार्टी होना वो आपके अगेंस्ट में था, आप वहाँ जाके कंटेस्ट कर सकते थे सूट को अपने, जो आपके खिलाफ तलाक का मुकदमा डाला था आपने नहीं करा। लेकिन जो मेंटेनेंस है वो उसका राइट बना रहेगा जब तक वो शादी नहीं करती। अगर वो जब शादी कर लेती है तो उसके मेंटेनेंस के राइट खत्म हो जाते हैं आपसे। ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त कानपुर से अजय जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए, किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं हम? हाँ जी 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 बस। हाँ हेलो सर। कहिए अजय जी। हाँ सर, मैंने एक प्लॉट खरीदा था कानपुर में जी। 200 वर्ग गज का, जो है। कि प्लॉट हमारा सोसाइटी से रजिस्टर्ड हुआ था। मैंने रजिस्ट्री कराई थी कानपुर में। जी। तो उसमें जो लिखा पड़ी मेरी वो सोसाइटी वालों ने की थी 100 रुपए वर्ग गज की, 20,000 रुपए ओनली। ठीक है। और सर्किल रेट उसका सर था 11,000 कुछ रुपये। उसके बाद सर मैंने उसको प्लॉट को बेच दिया, तो मेरे पास इनकम टैक्स में जो नोटिस आ गई वसूली की कि आपने कम रेट का प्लॉट खरीदा था और ज्यादा रेट में आपने बेच दिया है। तो सर सोसाइटी वालों तो वैसे तो हमने खरीदा था 6,000 रुपए गज जी, मगर उन्होंने हमारा क्या बोलते हैं 100 रुपए गज में लिखा पड़ी करने लगे। सोसाइटियों में ऐसा ही चलता है। ठीक है जी सर। जी। इनकी समस्या के अंदर ये है कि इन्होंने कोई कम रेट में प्रॉपर्टी परचेज करी और उसको ज़्यादा रेट में बेच दी, तो ये इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। जहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें ये इनकम टैक्स देने के लिए लायबल है, इनका इनकम टैक्स लगेगा उसके ऊपर जितना कि कैपिटल गेन हुआ है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी इन्होंने परचेज करी वो प्रॉपर्टी इन्होंने अपनी इनकम टैक्स में शो करी होगी, कहाँ से इन्होंने पैसा लाया, कहाँ से परचेज करी, तो वो इनका इनकम टैक्स का रिकॉर्ड है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। जी चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त पूजा जुड़ चुकी हैं देहरादून से। पूजा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। जी, मेरा नाम पूजा बोखंडी है जी। मैं देहरादून से बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा बोखंडी है, मैं देहरादून से हूँ और ये एक यूएस महिला के बारे में है जी। वो एनडीपीएस में सिद्धोवाला जेल में है, 2 साल से वो जेल में है। वो बहुत ज्यादा बीमार है और उनको इतनी ज्यादा तकलीफें हैं जेल में और वो बिल्कुल इनोसेंट है। उनकी अभी तक कोई उनकी पैरवी करने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति की ये कंपनी थी वो यूएस में बैठ के मजे कर रहा है। इनको 3 महीने के लिए डायरेक्टर बनाया गया था बिल्कुल फैब्रिकेट करके। और इस महिला की स्थिति बहुत खराब है। आप कृपया बताइए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। मेरा इससे सिर्फ मानवता के रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हमने पूरा इनका केस स्टडी किया है। ये बिल्कुल इनोसेंट है। सुषमा स्वराज भी इनको हेल्प करने की वो कर चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इनके अभी 3 ऑपरेशन होने हैं, सिद्धोवाला जेल में है। ये औरत नहीं मर जाएगी। पूजा जी, पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि आपने इस बारे में इतना सोचा और आपने अपनी तरफ से एक कदम उठाया और बिल्कुल इनकी मदद हमें करनी चाहिए। सर, क्या किया जा सकता है इसमें? इसके अंदर देखिए एनडीपीएस के प्रोविजंस में लगाया हुआ है केस इनके पर, सेक्शंस लगे हुए हैं, थोड़े सीरियस इन नेचर होते हैं, ड्रग्स से रिलेटेड मामला है ये, तो इसके अंदर बेल मिलना ना मिलना वो इनकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक इन्होंने मेडिकल अपना बताया है तो मेडिकल में इनके पास भी बहुत अच्छा ग्राउंड है बेल लेने के लिए। तो ये जो मेडिकल का है इनके पास ये बेल एप्लीकेशन लगाएं, प्रॉपर मेडिकल पूरा रिकॉर्ड लगाएं अपना, और उसके अंदर कोर्ट जरूर कंसिडर करेगी क्योंकि महिला भी है साथ में ये, और इनका मेडिकल रिकॉर्ड है जिस तरह से बता रहे हैं कि इनके ऑपरेशन एडवाइस किए हुए हैं, ये सब है। तो इनके मेडिकल ग्राउंड के ऊपर इनकी बेल मिलती है, नहीं मिलती तो हाई कोर्ट लेवल तक ये जाएं, वहाँ तक इनको बेल जरूर मिलेगी, जहाँ तक मेरा समझना है और मानना है, क्योंकि इनके मेडिकल ग्राउंड्स हैं। जरूर इनके सेक्शन सीरियस लगे हैं, एनडीपीएस के चार्जेस लगे हुए हैं इनके ऊपर, लेकिन इनको बेल के लिए ट्राई करें, इनको बेल मिलेगा। सबसे पहला इनका स्टेप होना चाहिए कि हमें बेल लेनी है। बाकी मुकदमा तो चलेगा, वो अपना एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। और बिल्कुल पूजा जी, बाकी हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप एक चिट्ठी भी हमें लिख सकते हैं। हमारा एड्रेस टेलीविजन स्क्रीन पर शो हो रहा है और पूरी और मदद यहाँ पर की जाएगी। बाकी सबसे पहले बेल यहाँ पर आपको लेना चाहिए मेडिकल की बात लगा के, और कोर्ट में ये बात आप रख सकते हैं कि ऑपरेशन होना है जिससे इन्हें बेल यहाँ पर मिल सके। शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था, डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये यहाँ पर बात हो रही है, क्या यहाँ पर किसी तरह के संशोधन किए गए हैं इस कायदे कानून में दस्तावेजों संबंधित? ऐसा है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट में बहुत क्लैरिटी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत क्लैरिटी है कि अगर आप संपत्ति से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही तरीका हो सकता है, कन्वेंस डीड, सेल डीड, उसी से आप अपनी संपत्ति खरीदें। उसके अलावा किसी भी
दलाल के थ्रू या कोई भी आपको बेचने वाला आपको जितना मर्जी कह ले, आप किसी के जासे में मत आइए। आप अपनी प्रॉपर्टी जो है सिर्फ सेल डीड पक्की रजिस्ट्री से खरीदिए, जिसे आम भाषा में पक्की रजिस्ट्री कहा जाता है। आप अगर जीपीए वगैरह पे खरीदते हैं तो वो नल एंड वॉइड है, वो उसकी इन द आइज ऑफ लॉ कोई वैल्यू नहीं है उसकी, उन डॉक्यूमेंट्स की। उससे आप ना कंटेस्ट कर सकते, ना कोर्ट में खड़े भी हो सकते हैं। आज की डेट से, जब से 2011 के बाद से परिस्थितियां बदल चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट साफ मना कर चुका है इन डॉक्यूमेंट में जी। तो खरीदार को ये समझना चाहिए कि उसका जब वो लाखों रुपए खर्च करता है तो कुछ हजार रुपए खर्च करके स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए वो कुछ ऐसा ना करे। सर, इस मुद्दे से जुड़ा ऐसा कोई और पहलू भी है जी। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो दस्तावेज हैं उनकी वैधता संबंधी कानूनी प्रावधान को लेकर कोई ऐसा और भी पहलू है जो आप चाहते हैं कि अगर जनता तक पहुंचेगा तो बहुत लाभदायक होगा और जनता को ये जानना चाहिए? इसमें कई बार क्या होता है कि कई जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करके बिल्डर से हम प्रॉपर्टी को रीडेवलप करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन उनका पैसा नहीं होता तो वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करते हैं बिल्डर से। अब कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बिल्डर से करते हैं, बिल्डर कभी नहीं चाहता कि उसका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो, वो बाउंड हो लीगली, क्योंकि उसको मालूम है उसकी परिस्थितियां रोज बदलनी है। लेकिन खरीदार की परिस्थिति नहीं बदलनी, उसको अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करा के एक समय बट टाइम के अंदर उसको कब्जा चाहिए उस प्रॉपर्टी का। इस सिचुएशन के अंदर अगर कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन किया जाए, जिसमें कि बहुत साफ शब्दों में सेक्शन 17(1)(a) के अंदर एक सर्कुलर जारी किया गया था 2014 के अंदर जी, जिसमें यह कहा गया है कि आप अपना कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जिसमें आप प्रॉपर्टी का कब्जा बिल्डर को दे रहे हैं, कंसिडरेशन भी कुछ उससे ले रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर थोड़ी 6% और 4% ड्यूटी जो है वो आपको देनी पड़ती है अलग अलग। अगर फीमेल के नाम में है तो 4%, 6% जेंट्स के नाम में, वो देके आप अपने कोलैबोरेशन एग्रीमेंट को रजिस्टर कराएं, ताकि आपको कोई आगे कोई समस्या ना हो। कोई भी बिल्डर आपके साथ कोई जालसाजी करता है, आपका समय से प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता, तो आप तुरंत कोर्ट में जाएंगे, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा और उसमें आपको कोई कानूनी अड़चन नहीं है, क्योंकि आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है और वो बाउंड है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल दर्शकों से कहना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी का जब भी लेन देन करें तो दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें और देखें कि जो भी दस्तावेज आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड हो। अगर भविष्य में होने वाली परेशानियों से, फ्रॉड से आप बचना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर डील करना शुरू कर दें। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।